नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे दौर में चलेंगे जो वाकई में बड़ा दिलचस्प और विरोधाभासों से भरा है। 18वीं सदी का भारत। सोचिए, एक तरफ एक बहुत विशाल और ताकतवर साम्राज्य बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था और ठीक उसी वक्त एक शानदार सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी जन्म ले रहा था। है ना अजीब बात? एक तरफ पतन और दूसरी तरफ एक नई शुरुआत। तो चलिए आज गहराई से समझते हैं कि आखिर ये सब एक साथ कैसे हो रहा था। आगे बढ़ने से पहले जरा इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे उस ढहते हुए केंद्रीय साम्राज्य से, फिर देखेंगे कैसे नए क्षेत्रीय राज्य उभरे। उसके बाद हम उस अजीबोगरीब अर्थव्यवस्था, गहरी सामाजिक खाइयों और सबसे कमजोर तबकों की स्थिति को समझेंगे और अंत में पहुंचेंगे उस चौंकाने वाले सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, द डाइंग सेंट्रल एम्पायर। एक ऐसा साम्राज्य जो अपने ही बोझ तले दबकर ढह रहा था। सम्राट औरंगजेब की मौत के बाद जो राजनीतिक अफरा-तफरी मची, उसे समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, उस समय प्रशासनिक सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया था। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ राज्य पर लगातार होते युद्धों का भारी बोझ था और ऊपर से राजाओं और अमीरों की बेहद विलासितापूर्ण लाइफस्टाइल। खर्च बेतहाशा बढ़ रहे थे और जो खालिसा जमीन थी, यानी जहां से सीधी आमदनी होती थी, वो लगातार सिकुड़ रही थी। दूसरी तरफ जागीरों की भारी किल्लत हो गई थी। इसे उस समय बेजागीरी कहा जाता था। औरंगजेब ने कागजों पर जागीरों की कमाई बढ़ाकर इस दिक्कत को सुलझाने की कोशिश तो की, लेकिन इसका उल्टा ही असर हुआ। अमीरों ने अपनी भरपाई के लिए बेचारे किसानों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया। नतीजा, शासक और किसान दोनों ही इस पूरी व्यवस्था से बुरी तरह परेशान हो गए। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हाल था और ये विशाल सिस्टम कमजोर शासकों के हाथों में अपने ही बोझ से ढह गया। लेकिन रुकिए, राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, राख से नए ताकतों का उदय। ये जो राजनीतिक पतन था ना, ये सिर्फ बर्बादी की कहानी नहीं थी। इस बिखराव ने एक नए युग के लिए रास्ते भी खोल दिए थे। हुआ ये कि कई बेहद महत्वाकांक्षी नेताओं ने इस कमजोर पड़ते साम्राज्य का फायदा उठाया और अपनी खुद की आज़ाद रियासतें खड़ी कर लीं। जैसे चिनकिलिच खान, जिन्हें निज़ाम उल मुल्क भी कहा जाता था, उन्होंने हैदराबाद की नींव रखी। अवध में सादत खान यानी बुरहान उल मुल्क ने अपनी सत्ता जमा ली और मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को एक बिल्कुल स्वतंत्र राज्य बना दिया। यानी केंद्र तो कमजोर हो रहा था, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर एक जबरदस्त नई ऊर्जा देखने को मिल रही थी। अब आते हैं प्रशासन से आगे, अ वेल्दी पुअर इकोनॉमी, सबसे बड़ा आर्थिक विरोधाभास। 18वीं सदी के भारत की शायद सबसे चौंकाने वाली बात यही थी, यहाँ की अर्थव्यवस्था। अब ये बात कई आम धारणाओं को बिल्कुल पलट कर रख देती है। भारत को उस समय कीमती धातुओं का सिंक कहा जाता था। क्यों? क्योंकि भारत कृषि और हस्तशिल्प में पूरी तरह आत्मनिर्भर था। हमें बाहर से किसी सामान की कोई खास जरूरत ही नहीं थी, लेकिन पूरी दुनिया में भारतीय सामानों की दीवानगी थी। मतलब हमारा निर्यात हमारे आयात से कहीं ज्यादा था और इसके बदले में विदेशी व्यापारी हमें क्या देते थे? सोना और चांदी। इस तरह दुनिया भर का सोना चांदी खिंचकर भारत में आ रहा था और यहीं जमा हो रहा था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। जब हम देश के अंदरूनी हालात देखते हैं तो सच्चाई काफी कड़वी लगती है। समाज साफ तौर पर दो हिस्सों में बटा था। एक तरफ मुट्ठी भर अमीर थे जो अकूत दौलत और जबरदस्त ऐशो आराम में जी रहे थे, और दूसरी तरफ थी हमारी आम जनता और किसान। किसान बहुत पुरानी तकनीकों से कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन जमींदारों और जागीरदारों को भारी भरकम टैक्स चुकाने के बाद उनके पास मुश्किल से बस पेट पालने भर का ही कुछ बचता था। खैर, यहाँ एक बात जरूर ध्यान देने वाली है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी उस वक्त के किसानों की हालत 100 साल बाद के ब्रिटिश राज की तुलना में काफी बेहतर थी। अर्थव्यवस्था को समझने के बाद अब बढ़ते हैं डीपली रूटेड सोशल डिवाइड्स की तरफ। समुदायों में ठहराव, समाज के अंदर की गहरी खाइयों और उस वक्त के सांस्कृतिक ठहराव को समझना भी बहुत दिलचस्प है। अगर उस समय की शिक्षा को देखें तो वह पूरी तरह से पारंपरिक थी। बिहार, बंगाल के टोल हों या पटना जैसे शहरों के मदरसे, हर जगह सिर्फ साहित्य, कानून, धर्म, दर्शन और फारसी भाषा पढ़ाई जा रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ से गायब थी। भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान, नई तकनीक या भूगोल जैसी आधुनिक पढ़ाई का कोई नामो निशान नहीं था। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिस वक्त पश्चिम में विज्ञान और तकनीक तेजी से आगे बढ़ रहे थे, हमारा ये हिस्सा उस पूरी क्रांति से बिल्कुल अछूता रह गया। और समाज में जो बंटवारा था ना,
वो सिर्फ हिंदुओं की जाति व्यवस्था तक सीमित नहीं था। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला ऐतिहासिक तथ्य है। मुस्लिम समाज भी अंदर से गहराई तक बटा हुआ था। सुन्नी और शिया अमीर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग रहते थे। ईरानी, अफगान, तुरानी और हिंदुस्तानी गुटों के बीच जबरदस्त दरार थी। यही नहीं, जो शरीफ मुस्लिम थे यानी कुलीन और विद्वान वर्ग, वो अजलाफ या निचले तबके के मुसलमानों को बिल्कुल वैसे ही नीची नज़र से देखते थे जैसे ऊंची जाति वाले नीची जातियों को। धर्म तो बदल रहे थे, लेकिन समाज को बांटने वाली ये दीवारें जस की तस खड़ी थीं। चलिए, अब आते हैं द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशंस पर, महिलाओं और दासों के लिए कठोर वास्तविकताएं। इस पितृसत्तात्मक समाज में जो लोग सबसे हाशिए पर थे, उनके हालात कैसे थे, इस पर भी एक नज़र डालना जरूरी है। सच कहूं तो महिलाओं की स्थिति उस वक्त बेहद चिंताजनक थी। पर्दा प्रथा, सती, बाल विवाह, बहु विवाह और दहेज जैसी प्रथाओं ने महिलाओं को पूरी तरह से जकड़ कर रखा था। खासकर बंगाल और राजपूताना में दहेज प्रथा बहुत भयानक रूप ले चुकी थी, और विधवाओं की स्थिति तो बस पूछिए मत, बहुत ही दयनीय थी। आमेर के राजा सवाई जय सिंह और परशुराम भाऊ जैसे कुछ लोगों ने विधवा पुनर्विवाह को शुरू करने की बहुत अच्छी कोशिशें भी कीं, लेकिन इस रूढ़िवादी समाज के सामने उनकी एक न चली। एक और कड़वी सच्चाई थी गुलामी। बहुत भयानक अकाल और गरीबी की वजह से कई बार लोग अपने बच्चों तक को बेचने पर मजबूर हो जाते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। भारत में जो घरेलू गुलाम थे, उनकी हालत यूरोप के गुलामों से काफ़ी बेहतर थी। उन्हें एक तरह से पुश्तैनी नौकर माना जाता था, वो शादी कर सकते थे, और सबसे बड़ी बात, उनके बच्चों को आज़ाद माना जाता था। लेकिन जब यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आईं, तो उन्होंने इस पूरी चीज़ को एक क्रूर व्यापार बना दिया। वो बंगाल, असम और बिहार से गुलाम खरीदते और उन्हें अमेरिका और यूरोप के बाजारों में ले जाके बेचते। इससे इंसानों की खरीद फरोख्त एक बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गई थी। और अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं, अ सरप्राइजिंग कल्चरल रेनेसां, यानी बिखराव के बीच खिलती हुई कला। मुगल दरबार के पतन ने कैसे कला और संस्कृति के एक जबरदस्त उभार को जन्म दिया, ये वाकई कमाल की बात है। उत्तर भारत को ही लीजिए, यहाँ वास्तुकला और विज्ञान की महत्वाकांक्षा अपने चरम पर दिखती है। राजा सवाई जयसिंह ने न सिर्फ वो खूबसूरत गुलाबी शहर जयपुर बसाया, बल्कि दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में 5 बेहतरीन खगोलीय वेधशालाएं यानी ऑब्जर्वेटरीज भी बनवाईं। और तो और, आसमान और तारों की स्टडी करने के लिए उन्होंने जिज मोहम्मद शाही नाम से टाइम टेबल्स का एक पूरा सेट भी तैयार करवा दिया था। है ना कमाल? और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ उत्तर भारत में हो रहा था। अगर हम दक्षिण की तरफ चलें तो केरल में पद्मनाभपुरम पैलेस का निर्माण हुआ। इसकी वास्तुकला और इसके भित्ति चित्र यानी म्यूरल्स आज भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दरअसल जो नई नई क्षेत्रीय राजधानियां बन रही थीं, वो कला और चित्रकला के बिल्कुल नए और जीवंत केंद्र बनती जा रही थी। इस दौर की एक और बहुत बड़ी खूबी थी क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य का एक जबरदस्त विस्फोट। नए स्थानीय शासकों के सपोर्ट से साहित्य खूब फला फूला। उर्दू में मीर, सौदा, नज़ीर और फिर मिर्ज़ा गालिब जैसे दिग्गजों ने अपनी छाप छोड़ी। केरल में कंचन नाम्ब्यार ने मलयालम को समृद्ध किया। उधर तमिल में तायुमानवर की सित्तर कविता ने सीधे तौर पर जाति व्यवस्था और मंदिरों के भ्रष्टाचार पर चोट की। पंजाब में वारिस शाह ने अपना अमर रोमांटिक महाकाव्य हीर रांझा लिख डाला और सिंधी में शाह अब्दुल लतीफ़ ने रिसालों की रचना की। कला और साहित्य का ऐसा विकेंद्रीकरण पहले शायद ही कभी देखा गया हो। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के सफ़र के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या राजनीतिक पतन का दौर हमेशा एक अंधकारमय युग होता है, या फिर क्या कभी-कभी एक भारी भरकम पुराने साम्राज्य का गिरना ही वो चिंगारी होती है जो ऐसे विविध और शानदार सांस्कृतिक पुनर्जागरण को जन्म देने के लिए ज़रूरी होती है? इस अद्भुत विरोधाभास के बारे में ज़रा सोचिएगा ज़रूर। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। इस दिलचस्प सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।